सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक हरा भरा और आबाद गांव था। इस गांव में 500 किसान जिंदगी बसर करते थे। इस गांव का जमींदार बड़ा हट्टा कट्टा और मोटा ताज़ा शख्स था। यह अपने किसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। इसका तरीकाकार ये था कि यह अपने किसानों से खूब सख्त काम लेता और उन्हें मजदूरी इतनी कम देता कि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। ये बेचारे उसका जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहते और जैसे तैसे जिंदा थे। इतना कम खा पी कर उन्हें खेत में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही उनका जी खुश होता। मगर बेचारे क्या करते, और कोई जीने का सहारा भी नहीं था। सब्र करते और ज़िंदगी के दिन पूरे करते। ज़मींदार की तरह उसकी बीवी भी मोटी ताज़ी सांड की तरह पली हुई थी। शोहर के साथ खूबसूरत मकान में दिन भर रेंगती रहती। लोग तो बेचारे खेतों में काम करते और ये दोनों मियाँ बीवी हर वक्त पेट पूजा करते रहते। हर वक्त कुछ ना कुछ ठूस ठास लगी रहती। दिन में कई बार नाश्ता करते। गरीब किसान बेचारे एक खुश्क रोटी और प्याला भर पानी पर गुजारा करते और सब्र करते। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, नैनोश नामी एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, यह अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहती थी। तबीयत की बहुत नेक और बहुत मेहनती थी। जब इसकी माँ खेत में काम करने के लिए जाती तो ये भी अपनी माँ का हाथ बटाती। एक दिन वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रही थी। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, ये खुश्क रोटियां चश्मे पर ले जाओ और इन्हें पानी में भिगोकर नरम कर लाओ ताकि हम खा पी कर दोबारा काम कर सकें। और हाँ, इस खाली बर्तन में पानी भरती लाना। लड़की बोली, अभी लाती हूँ। लड़की ने रोटियां पानी में भिगोकर नरम कर लीं और जब बर्तन में पानी भरने लगी तो उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, अरे प्यारी बेटी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी फकीरनी खड़ी थी। उसकी आंखों से गम टपक रहा था। वो इस तरह देख रही थी जैसे रहम की भीख मांग रही हो। उस वक्त वो बूढ़ी फकीरनी बोली, बेटी, ये सूखी रोटियां मुझे दे दो। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है, शायद मेरी जान बच जाए। लड़की उस वक्त खुद भी भूखी थी और उसकी माँ भी सूखी रोटियों के इंतजार में थी। लेकिन जब उस लड़की ने उस बूढ़ी फकीरनी की हालत को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने वो रोटियां बूढ़ी औरत के हवाले कर दी। फकीरनी ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारी इस नेकी के बदले में एक दुआ पढ़कर तुम्हारे इस बर्तन पर दम कर देती हूँ। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो तुम इस बर्तन को मुखातिब करके कहना कि ऐ खाली बर्तन, तो मुझे खुशहाल कर दे। उसके बाद तुम अपना बायां हाथ इस बर्तन में फेरना। तुम देखोगी कि यह दूध और शहद से भर जाएगा। और हाँ, ये बर्तन उस वक़्त तक इसी हालत में रहेगा जब तक तुम दूध और शहद खाती रहोगी। जब तुम चाहो कि यह दूध और शहद रुक जाए तो तुम इससे कहना, बहन बहन, बान बान, भर गया ऊंट भरे दुकान। और फिर अपना दायां हाथ इस बर्तन में फेरना ताकि दूध और शहद बंद हो जाए। तुम जब तक इस बर्तन को अपने पास संभाल कर रखोगी तो ये तुम्हारे काम आता रहेगा और तुम्हारी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजरती रहेगी। वो बूढ़ी फकीरनी तो इतना कहकर आंखों के सामने से ओझल हो गई और वो लड़की उसी जगह पर खड़ी काफ़ी देर तक उस बूढ़ी औरत को इधर उधर देखती रही। और जब बूढ़ी फकीरनी कहीं नहीं मिली तो अपने आप से कहने लगी कि आज तो मेरी खैर नहीं, अम्मा मेरी खूब खबर लेंगी और मेरी हड्डी पसलियाँ तोड़ डालेंगी। मैंने कसूर ही ऐसा किया है, जो सूखी रोटियां उन्होंने पानी में भिगोने के लिए दी थी वो मैंने एक फ़कीरनी को दे डाली। लेकिन क्या करूं, उस बेचारी बूढ़ी फ़कीरनी का हाल मुझसे देखा नहीं गया। खैर, अब तो जो भी हाल हो, अम्मा के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो लड़की खाली बर्तन हाथ में लिए खेत में अपनी माँ के पास पहुँची। जब उसकी माँ ने रोटियों के बारे में पूछा तो उसने सारा हाल अपनी माँ को कह सुनाया। ये सुनकर माँ को बड़ा गुस्सा आया और बोली, अरे नादान लड़की, तुमने आज की खुराक एक मक्कार बूढ़ी फकीरनी को दे डाली और इसके बदले में लाई तो क्या, वो 4 झूठे अल्फाज। अब तू ही बता कि खाली पेट हम कैसे काम करेंगे। लड़की बेचारी ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसकी माँ गुस्से में चिल्लाकर बोली, अब खामोश क्यों बैठी है, इस खाली बर्तन से दूध और शहद क्यों नहीं निकालती। उसकी माँ ने लड़की का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन उस लड़की को उस बूढ़ी फकीरनी की बात याद आ गई और वो उस खाली बर्तन के करीब जाकर बोली, ऐ खाली बर्तन, मुझे खुशहाल कर दे। लड़की का इतना कहते ही अचानक उस खाली बर्तन के अंदर से सफ़ेद बालाई और शहद निकलने लगा। फिर उसकी माँ ने चमचा लेकर उसे खाना शुरू कर दिया। उसने जब ये देखा तो उसे अपनी लड़की पर प्यार आ गया और आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली, प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब अपनी आंखों से देख लिया तो मुझे यकीन आ गया। तो वाकई ही बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बेटी है। इससे पहले उन्होंने ज़िंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। आज उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद लड़की ने
उस बर्तन से मुखातिब होकर कहा, बैन बैन बान बान, भर गया ऊंड भर गई दुकान। इतना कहकर फिर अपना दायां हाथ भी 3 बार उस खाली बर्तन में फेरा और उसके बाद बालाई और शहद निकलना बंद हो गया। और फिर उन्होंने उस खाली बर्तन को एक तरफ रखा और काम करना शुरू कर दिया। सूरज गुरूब होने तक वो अपने काम में मसरूफ रहे। फिर उस लड़की ने वो खाली बर्तन उठाया और माँ के साथ अपने घर का रास्ता लिया। आज उन्हें वो अपने गांव वाला छोटा सा मकान पुर रौनक नजर आ रहा था। घर पहुंचकर उसकी माँ ने अपनी 2 छोटी बेटियों को सोते से उठाया और वो सब उस खाली बर्तन के करीब बैठ गईं। उस वक्त वो लड़की कुछ परेशान और गमगीन नजर आ रही थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? वो लड़की बोली, अम्मा कितने अफसोस की बात है कि आज ऐसे मौके पर हम अपने पड़ोसियों की खबर ना लें और अकेले ही बालाई और शहद को खाएं और उन्हें ना दें। आखिर वो भी कितने अरसे से सूखी रोटी पर ही गुजारा करते आ रहे हैं। अगर उन्हें ये चीज़ मिल जाए तो वो भी कितना खुश होंगे। माँ अपनी बेटी की इस रहमदिली पर बहुत मुतासिर हुई और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें भी ज़रूर शरीक करूँगी। इतना कहकर वो उसी वक्त उठी और अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर सबको कह आई कि तुम सब मेरे घर में आना, तुम सबको एक ज़रूरी बात कहनी है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि इस बात की सुन गुन वो ज़मींदार और उसकी बीवी ना पा लें कि मैंने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर की खिड़की से सड़क पर नज़रें दौड़ाते रहते हैं, इसलिए तुम सब बहुत होशियारी के साथ आना। पड़ोसियों ने वादा किया कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे पड़ोसी उनके घर में जमा हो गए और फिर उस लड़की ने वो खाली बर्तन एक मेज़ पर रख दिया और सारे पड़ोसी उसके गिर्द जमा होकर बैठ गए। फिर लड़की ने उस बर्तन को हुक्म दिया और फिर इसकी तामील में उस खाली बर्तन के अंदर से शहद और बालाई उबलने लगी। पड़ोसी जो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। उनके घर में करीब आस पड़ोस के 100 लोग जमा थे। उन सब ने पेट भर कर दूध और शहद को खाया और फिर सब उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने घरों में चले गए। अब इस जालिम जमींदार और इसकी बीवी की बात सुनो। ये जब पेट भर कर अपने घर में खाना खा चुके तो ये बैठे बैठे बेजार हो गए और ये घर की खिड़की खोलकर गली में नजरें दौड़ाने लगे। इन्होंने उस वक्त देखा कि कुछ साए एक घर की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात से उस पेटले जमींदार के पेट में खलबली मची कि जरूर ये कोई खास बात है, बाहर जाकर देखना चाहिए। वह इतनी आहिस्ता आहिस्ता और चुपके चुपके घर से बाहर आया कि कहीं कोई उसे देख न ले। फिर उसने देखा कि लोग एक एक दो दो करके उस मेज़बान लड़की वाले घर में जा रहे हैं। अब तो इसे पूरा यकीन हो गया कि ज़रूर इस लड़की के घर में कोई ख़ास बात हुई है। फिर ये अपने घर गया और छत पर चढ़कर उस लड़की के घर की तरफ वाली खिड़की को खोलकर उनके घर में झांकने लगा। उसने देखा कि खाली बर्तन मेज़ पर रखा हुआ है और आस पड़ोस का सारा मोहल्ला उनके घर में जमा है और उस खाली बर्तन के अंदर से बालाई और शहद निकल रहा है जिसे वो सब लोग मिलकर खा रहे हैं। ये सारा मंजर देखकर वो मोटा जमींदार वापस उल्टे पांव हुआ और अपनी बीवी से घर आकर बोला, अरे ओ नेक बख्त, सुनती हो, तुम तो कहती थी कि वो पड़ोस वाली लड़की जो है वो बहुत गरीब है। मैंने तो वहाँ कुछ और ही देखा है। लोग वहाँ मज़े मज़े से बालाई और शहद खा रहे हैं। बीवी बोली, क्या वाकई ही? जमींदार बोला, हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। इसके बाद उन दोनों के दरमियान खिचड़ी पकने लगी कि आखिर कैसे उस बर्तन को हासिल किया जाए ताकि हम भी बालाई और शहद खा सकें। और उन्होंने फैसला किया कि रात को वो चोरों की तरह उनके घर में जाएं और साथ उसी तरह का एक खाली बर्तन भी लेते जाएं और चालाकी से उनके घर के अंदर से वो बर्तन उठा लें और ये दूसरा बर्तन उनके घर में रख दें। उस जमींदार की बीवी दिखने में तो वो मोटी भैंस की तरह नजर आती थी, लेकिन वो बहुत चालाक और होशियार थी। वो अपने शौहर से बोली कि सुबह आफताब के निकलने तक तुम सब्र से काम लो और फिर शाम के हो जाने तक अपने आप को किसी जगह पर छुपा कर रखो और यहाँ तक कि आस पड़ोस के सारे लोग उनके घर में जमा हो जाएं। फिर तुम छुप कर देखना कि उसके बाद वो लड़की और उसकी माँ उस खाली बर्तन के साथ क्या करती हैं। और हाँ, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलें तुम भी उन्हें याद कर लो ताकि हम भी उन्हें दोहराएं और फिर उसके बाद हम भी मज़े से वो बालाई और शहद खाया करेंगे। दूसरे दिन आस पड़ोस के सारे लोग जब खा पीकर अपने अपने घरों में हुए तो जमींदार खिड़की से ताक लगाए बैठा रहा। लड़की ने आप खोरे से जो अल्फाज कहे थे उन्हें भी याद कर लिया और फिर वापस घर आकर अपनी बीवी को भी याद करवा दिए। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी इंतज़ार करने लगे कि जब सारा गांव सो जाए तो ये अपने हाथ की सफाई दिखाएं। जिस वक्त उन्हें इत्मीनान हो गया कि सारा गांव सो चुका है तो जमींदार ने वो नया बर्तन उठाया
जो बिल्कुल उस दूसरे बर्तन से मिलता जुलता था। फिर वो उनके घर की तरफ चला और घर की पिछली खिड़की से उनके घर में दाखिल हो गया और मेज पर रखे उस खाली बर्तन को उठाकर उसकी जगह पर वो दूसरा खाली बर्तन रख दिया और वापस आकर वो खाली बर्तन अपनी बीवी के हवाले कर दिया। जमींदारनी ने उस खाली बर्तन को बड़े एहतियात के साथ तह खाने में छुपा कर रख दिया। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी लंबी तान कर सो गए। सुबह हुई तो वो दोनों मियाँ बीवी खिड़की से बाहर झांकने लगे। लोग खेतों में काम के लिए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की आधे से ज़्यादा आबादी खेतों में जा चुकी थी और घर में सिर्फ जमींदार और उसकी बीवी ही रह गए थे। जमींदार ने उस खाली बर्तन को मेज़ पर रखा और अपनी बीवी के साथ मिलकर आप खोरे को इस तरह से मुखातिब किया, ए खाली बर्तन मुझे खुशहाल कर दे। ऐसा कहकर उसने बायां हाथ उस खाली बर्तन के अंदर फेरा और देखते ही देखते उस खाली बर्तन के अंदर से बालाई और शहद निकलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगे। ये दोनों मुंह चलाने के आदी तो थे ही और दिन भर ये कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे। ये तेजी से बावर्ची खाने की तरफ लपके और एक एक चमचा हाथ में उठाया और जल्दी से आकर उसे खाना शुरू कर दिया और ये काफ़ी देर तक दूध और शहद खाते रहे और इतना खा लिया कि इनका पेट फूल गया। आखिर ये बेहाल होकर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। जोहर के करीब इनकी आंख खुली तो इनकी जुबाई पर जुबाई आ रही थी और जिस्म टूट रहा था। इतने में एक ऐसा समा देखने में आया कि ये बेअख्तियार हंसने लगे। कमरे में रखी मेज़ और आधा फर्श बालाई और शहद से डूब चुका था। यह देखकर जमींदार और उसकी बीवी कहकहे लगाने लगे और इतना हंसे कि हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जमींदार की बीवी बोली, अरे मियाँ जी, हंसी तो बहुत होली, अब आओ जल्दी से कमरे और इस मेज़ की सफाई कर दें। फिर दोनों मियाँ बीवी जल्दी जल्दी उस कमरे को साफ करने लगे। अभी उन्होंने आधा कमरा भी साफ नहीं किया था कि जितना हिस्सा वो साफ कर चुके थे। देखते ही देखते उससे भी दुगना कमरा बालाई और शहद से भर चुका था और यही हाल मेज़ का था। जिधर से शहद और बालाई साफ की थी उधर से भी दोबारा शहद और बालाई से भर चुका था। उस वक़्त जमींदार को ख्याल आया कि कोई ऐसा तरीका हो कि इस आबखोरे से यह शहद और बालाई रुक जाए। लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि जमींदार को वो शहद और बालाई रोकने का तरीका ही मालूम नहीं था। जितना ही दिमाग पर जोर देता उतना ही परेशान होता, कितने ही जतन कर डाले लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिर उस खाली बर्तन को एक मोटे कपड़े के साथ बांध दिया, लेकिन वो शहद और बालाई का बहाव वो अल्लाह का अजाब बन गया। शहद और बालाई का वो बहाव इस जोर से बढ़ा कि कपड़े की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर उन्होंने उस बर्तन को उठाकर एक देग में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो देग भी शहद और बालाई से भर गई। फिर वो बर्तन उठाकर हमाम में ले जाकर रख दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शहद और बालाई ने हमाम का दरवाज़ा भी तोड़ दिया और वो घर के सहन तक आ गया। गर्ज के दोनों मियाँ बीवी के किसी तरह भी बनाने से कोई बात ना बनी। घर के सारे हिस्से भर गए। बावर्ची खाने से लेकर मुलाकात के कमरों तक सब जगह पर शहद और बालाई भरा हुआ नजर आता था और यह शहद और बालाई का सैलाब बढ़ता ही रहा। तंग आकर उन्होंने महल का दरवाज़ा खोल दिया और अब ये अनोखा सैलाब घर से निकलकर बागीचे में पहुंच गया और वहां भी कोई ऐसी चीज़ ना रही कि जहां पर शहद और बालाई ना पहुंची हो। आखिरकार यह शहद और बालाई दोनों मियाँ बीवी के गले तक पहुंच गई। इस वक्त उन दोनों मियाँ बीवी की हालत देखकर हंसी रोकना मुश्किल थी। वो जैसे तैसे करके घर से बाहर निकले और गली में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गली भी आधे से ज़्यादा शहद और बालाई से भर चुकी थी। दोनों के जिस्म बहुत भारी थे, उनके लिए चलना भी मुश्किल था। वो दोनों इस कदर थक चुके थे कि कदम कदम पर हाँपने लगते। असर के करीब गांव की सारी गलियां शहद और बालाई से भर चुकी थी और फिर उस शहद और बालाई के सैलाब ने जंगल का रुख कर लिया। इस परेशानी के आलम में जमींदार और उसकी बीवी ने कितनी फरियादें की और मदद के लिए लोगों को पुकारा, मगर इस बेबसी के बावजूद वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो इनकी मदद करता। आखिर ये दोनों मियाँ बीवी हाथ पांव मारते जाते और इन दोनों के डूबने में कम ही कसर बाकी रह गई थी। अब उन दोनों माँ बेटियों का किस्सा सुनो। वो दोनों रोज़ के मामूल के मुताबिक खेत में काम करने के लिए पहुँच गई थी और जब खाने का वक्त आया तो लड़की ने वो नकली बर्तन सामने रखा और उससे मुखातिब होकर कहा, ए बर्तन मुझे खुशहाल कर दे, और फिर अपना बायां हाथ उस खाली बर्तन में घुमाया। लड़की ने यह मंत्र और ये अमल कितनी ही बार किया लेकिन उस बर्तन पर कोई असर ना हुआ और ऐसे दिन के वक्त उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला। और जब शाम हो गई तो वो और दूसरे मजदूर एक एक दो दो करके गांव की तरफ चलने लगे। जब वो सब गांव के करीब पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि एक अजीब सा सैलाब है जो उनके पूरे गांव में बह चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक उन्होंने जमींदार और उसकी बीवी को उस सैलाब में फंसा हुआ देखा। फिर एक देहाती जो उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था
उसने आवाज़ लगाई, अरे ये तो शहद और बालाई का सैलाब है, अब तो अल्लाह की पनाह, अब क्या किया जाए। ये सारा वाक़या देखकर वो लड़की सारी बात को समझ गई और अपनी माँ से मुखातिब होकर बोली, अम्मा, ज़मींदार ने हमारा वो बर्तन चुरा लिया है और उसकी जगह ये नकली बर्तन रख दिया है, इसलिए उस नकली खाली बर्तन ने अपनी कोई करामत ना दिखाई और उधर वो असली बर्तन अपना काम दिखाता रहा कि यहाँ तक नौबत आ गई और ये शहद और बालाई का सैलाब किसी के रोके से नहीं रुक रहा। अब तो आप समझ गई होंगी कि ज़मींदार को शहद और बालाई रोकने का मंत्र नहीं आता था। यह सुनकर उस लड़की की माँ हंसने लगी और अपनी बेटी से बोली, बेटी, सच कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। इस ज़मींदार और इसकी बीवी ने हमारे लिए खड्डा खोदा, लेकिन ये खुद ही उसमें फंस गए। इसके बाद लड़की अपनी माँ से बोली, खैर अम्मा, हमें जल्दी से चलकर अपने उस बर्तन की खबर लेनी चाहिए। यह कहकर दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी पिछले रास्ते से ज़मींदार के घर पहुंची और खिड़की के अंदर से झांक कर देखा कि वही खाली बर्तन मेज़ के ऊपर रखा है और अपना काम किए जा रहा है। लड़की ने फ़ौरन उस खाली बर्तन से मुखातिब होकर कहा, बैन बैन बान बान, भर गए ओंड भर गई दुकान, और साथ ही अपना हाथ उस खाली बर्तन में फेरा। ऐसा कहते ही वो बालाई और शहद रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके शहद और बालाई का सैलाब थम गया। लोगों ने उसमें फंसी हुई मुख्तलिफ चीज़ें निकाली और लोग वहाँ से गुजरकर एक खाली सड़क पर पहुँच गए और वो ज़मींदार और उसकी बीवी दोनों मियाँ बीवी अपने हाथ पैर मारते चिल्लाते रहे और उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी और वो यूं ही चिल्लाते चिल्लाते हमेशा के लिए खामोश हो गए। उन्हें अपनी खुदगर्जी की सज़ा मिल गई थी। इसके बाद गांव के लोग और वो लड़की और उसकी माँ पूरा एक हफ्ते तक गांव की सफाई में लगे रहे। जब इस काम से फुर्सत पाई तो सब गांव वालों ने एक जगह पर जमा होकर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने एक जालिम ज़मींदार और उसकी बीवी से निजात पाई। प्यारे दोस्तों, ये उस वक़्त की बात है कि जब नाजुक मजाज नवाब अपनी आन बान और इज्जत व वकार की खातिर अपनी जान से खेल जाते थे। ये ऐसे ही दो नवाबों की कहानी है, नवाब सलामत मिर्ज़ा और नवाब राहत अली खान में। कुछ अरसे से उनके बीच कुछ ऊंच नीच हुई थी, लेकिन दोनों नवाब इस कदर रख रखाव वाले थे कि उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये दोनों दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते तो बड़े इत्तेफाक के साथ मिलते और दोनों के घर वालों का मेल जोल भी अच्छा था। एक शाम जब बाजार पुर रौनक था, दुकानों के आगे फलों और सब्जियों की रेडी लगी हुई थी। एक रेडी वाला अपने सारे फल फ्रूट बेच चुका था, सिर्फ एक अनार बाकी रह गया था। नवाब सलामत मिर्ज़ा का एक मुलाजिम करम इलाही काले रंग का एक उधेड़ उम्र का मालिक था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सर पर सफ़ेद पगड़ी और कंधे पर एक रुमाल था। जब एक अनार पर उसकी नज़र पड़ी तो वो रेडी वाले से बोला, मियाँ, क्या ये एक ही अनार बाकी रह गया है? वो रेडी वाला बोला कि हाँ, ये एक आखिरी अनार बाकी रह गया है। अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम्हें सस्ते दामों पर दे दूंगा। बाजार में आज किसी के पास अनार नहीं। इसी दौरान 18-20 साल का एक कड़ियल नौजवान मुंह में खुशबू वाला पान चबाता, हाथ में एक टोकरी लटकाता हुआ वहां पर आ गया। यह नवाब सलामत अली खान का मुलाजिम शमशाद था। करम इलाही ने रेडी वाले से पूछा कि यह अनार कितने का है? जवाब मिला 5 रुपए का। इतनी देर में वो शमशाद भी वहां पर पहुंच गया। कीमत सुनकर झट बोला, ये लो 10 रुपए और ये अनार मुझे दे दो। करम इलाही ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मियाँ शमशाद, पहले मैंने इसे देखा है और अब इसे मैं ही खरीदूंगा, चाहे मुझे दाम ज़्यादा देने पड़े। वो रेडी वाले से बोला कि ये अनार 20 रुपए में मेरा हुआ। रेडी वाला हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखता रहा और एक दो राहगीर भी और उनके करीब रुक गए। शमशाद ने 50 रुपए का नोट रेडी वाले की तरफ बढ़ाया कि ये लो, इस अनार को किसी थैले में रखकर मुझे दे दो। फिर करम इलाही ने भी जल्दी से 100 का नोट निकाला और रेडी वाले की तरफ फेंका और रौबदार अंदाज में कहा कि मियाँ तमाशा ना करो और अनार मेरे हवाले कर दो। उसने अनार उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शमशाद ने उसका हाथ रोक दिया और बोला, अरे चाचा, ये अनार अभी रेडी वाले का है। मैं ये अनार इससे 300 रुपये में ख़रीदता हूँ। रेडी वाले को इस बात से हैरत के साथ खुशी भी हो रही थी। वहाँ पर कुछ और लोग भी जमा हो गए और वो सब लोग उन दोनों को जानते थे। करम इलाही ने रौबदार आवाज़ में फिर कहा कि 500 रुपया देता हूँ, ये अनार मुझे दो। फिर उस हजूम में से किसी ने कहा, अरे वाह भाई वाह, आन बान हो तो ऐसी। शमशाद बोला कि 1000 रुपये में ये अनार मैंने ले लिया। फिर हजूम में से आवाज़ आई, अरे ये नौजवान भी किसी से कम नहीं। करम इलाही फ़ौरन बोल उठा कि ये अनार 2000 रुपये में हम खरीदते हैं। फिर हजूम के अंदर से आवाज़ आई कि ये है शेर पर सवा शेर। शमशाद बोला, मैं 3000 देता हूँ। फिर करम इलाही बोला, मैं 5000 देता हूँ। ये सुनकर हजूम में सरनाटा छा गया।
शमशाद ने अपने माथे का पसीना साफ किया, जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और गिनकर वापस जेब में डाल लिए और फिर शर्मिंदा होकर एक तरफ को चल दिया। वहां खड़े लोगों में से किसी ने करम इलाही की पीठ ठोकी और उसकी दाद देते हुए कहा, वाह करम इलाही वाह, तुम भी किसी अच्छे खानदान के नौकर हो। तुमने अपने मालिक की लाज रख ली, वरना आज तो नाक कट जाती। करम इलाही ने 5000 रेडी वाले के हवाले किए और अकड़ता हुआ अपने मालिक के घर की तरफ रवाना हो गया, जैसे उसने कोई दुनिया फतेह कर ली हो। जब शमशाद घर पहुंचा तो उसके मालिक ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो पूछा, अरे क्या बात है भाई? वह नजरें झुकाकर बोला, हजूर बहुत दिन आपका नमक खा लिया, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से जाते हैं। ये तुझे क्या हो गया? नवाब साहब हैरान होकर बोले, पिछले महीने ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई है। हजूर बात तनख्वाह की नहीं, आज हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। फिर इसने बाजार में होने वाला सारा वाकया बयान कर दिया। बस हजूर आज बाजार में मेरी नाक कट गई। नवाब साहब का गुस्से से बुरा हाल था और गुस्से से बोले, अरे नाक तेरी नहीं, नाक तो मेरी कट गई है। वहीं से किसी को भेजता, हम पैसे भेज देते। उधर करम इलाही ने थाल के अंदर रुमाल बिछाकर खूबसूरत गुलाब के फूलों पर वो अनार सजाकर नवाब मिर्ज़ा के सामने हाजिर कर दिया। नवाब मिर्ज़ा बोले कि बस एक अनार। फिर उस करम इलाही ने बाजार का सारा किस्सा नवाब साहब को सुना दिया। नवाब साहब ने इत्मीनान से सारा वाकया सुना। नवाब साहब ने कुछ सोचा और फिर अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर करम इलाही की उंगली में पहना दी और गले लगाकर कहा कि वाकई ही आज तुमने हमारी लाज रख ली, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। शाम का वक्त था। नवाब सलामत मिर्ज़ा ने करम इलाही से कहा, इस अनार को ज़रा सलीके से नवाब राहत अली खान के हाथ दे आओ। करम इलाही ने वो अनार यूं का यूं थाल में सजा हुआ हाथ में उठाया और जब घर से निकलने लगे तो नवाब सलामत मिर्ज़ा ने कहा कि उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके खादम ने यह हकीर सा नजराना पेश किया है और निहायत अदब से अर्ज़ करना कि इसे कबूल फरमा कर मुझे इज़्ज़त बख्शी जाए। नवाब राहत अली खान गुस्से से कप कपा रहे थे। उन्हें किसी तरह भी सुकून नहीं आ रहा था। वो गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। तमाम नौकर चाकर भी परेशान थे कि ये आज क्या हो गया, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में न थी। फिर कुछ ही देर में करम इलाही आ गया। करम इलाही ने वो थाल नवाब साहब के सामने पेश की और अपने मालिक का सारा किस्सा सुना दिया। फिर वो नवाब साहब कुछ देर तो सोचते रहे। फिर नवाब साहब उठकर खुद कमरे में गए और एक लफाफे में 10,000 रुपये लपेट कर लाकर करम इलाही को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। अपने मालिक को हमारा सलाम कहना और हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि नवाब राहत अली खान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और एक पर्चे पर यह बात लिख दी कि सारे बाजार मेरी इज्जत बदनाम हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। फ़र्क ये है, किसी आलिम से किसी ने पूछा कि जाहिल और आलिम में क्या फ़र्क है। उन्होंने जवाब दिया कि जाहिल किसी इल्म को नहीं जानता क्योंकि उसने कभी इल्म को नहीं देखा, लेकिन हाँ आलिम जाहिल को जानता है क्योंकि खुद वो जाहिल रह चुका है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।